हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए फाइनल के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट में एक हैंड रिटन रिवीजन लेने जा रहे हैं। ये हैंड रिटन रिवीजन होगी, फास्ट होगी और मैं अप्रॉक्सीमेटली कोशिश करूंगा एक पेज में सारा लिख के आपको ये इजी वे में समझा सकूं, याद करवा सकूं। तो इसकी पूरी यूटिलिटी आप निकालिए, स्पेशली अपने एग्जाम से पहले। सो आर्बिट्रेशन एक्ट, लेट्स स्टार्ट विथ। तो बच्चों, शॉर्ट में हम इस एक्ट को कहते हैं ACA एक्ट ऑफ 1996, विच मीन्स द आर्बिट्रेशन। एक चीज आ गई और दूसरी चीज यहां है C, स्टैंड्स फॉर कॉन्सिलिएशन एक्ट। ये एक्ट बच्चों comprises of 86 sections and divided into 4 parts. Part 1 dealing with arbitration, Part 3 dealing with conciliation, and Part 2 dealing with foreign awards, बाहर के enforcement of foreign awards। और जो फोर्थ पार्ट है दैट इज सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। थोड़ा जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि MCQ आ सकता है इस पे। पार्ट 1 किस पे है, 2 किस पे है, राइट। अब आपको पता ये होना चाहिए ICI के मुताबिक ये पूरा एक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, ओवरव्यू है। बहुत ही कम सेक्शंस ICI ने अपने स्टडी मैट में कोट किए हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। और एग्जाम में इसकी जो वेटेज है वो 6 से 9 नंबर तक है। बट डू नॉट फॉरगेट, अकेले की नहीं है, विद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के साथ में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल है ये एक्ट पूरे भारतवर्ष में लगेगा, इंटायर इंडिया। और इसकी कमेंसमेंट की डेट आपको जरूर पता होनी चाहिए, दैट इज 22 अगस्त 1996। 22 अगस्त 1996 पूरा इंटायर इंडिया में ये एक्ट लगेगा। तो बेसिकली इस एक्ट का फिलॉसफी क्या है, प्रियम्बल क्या है, तो उसमें यह है कि हमें आउट ऑफ कोर्ट क्या करनी है, सेटलमेंट करनी है। जो भी झगड़े हैं उनका निपटारा करना है। और बेसिकली जो इसका प्रियम्बल है ये बेस्ड है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉस। तो UN सिट्राल मॉडल के ऊपर ये बेस्ड है, जिसका पूरा मतलब मैंने आपको अभी बता दिया। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के ऊपर ये बेस्ड है। तो बेसिकली है पूरे वर्ल्ड में आज के दिन क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। तो भैया झगड़े तो होंगे, लेकिन उन्हें आप क्या करें, आउट ऑफ कोर्ट उन्हें सेटल करें। तो इसलिए आर्बिट्रेशन, इस एक्ट के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं और ये वर्ड है ADR। ADR स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। कि कुछ ऑप्शंस, एक ऑल्टरनेटिव तरीका। देखिए बिजनेस है या कुछ भी हो, झगड़े तो होंगे बिकॉज इंसान की फितरत है। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उन्हें रिजॉल्व करना है। मैकेनिज्म, तो बेटा यहां पे हम 3 चीजों की बात करेंगे ADR में।
नेचुरल है, एक्ट के नाम में दो चीज़ें तो आ गई आपके सामने, वन इज आर्बिट्रेशन, द अदर वन इज कॉन्सिलिएशन, और एक चीज़ हम और लेंगे, मीडिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, देखिए एक चीज़ है आर्बिट्रेशन, और हमें उसको देखना चाहिए वर्सेस लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या है? जब झगड़ा कहाँ पहुंचाए, कोर्ट में पहुंचाए, तो हम उसे कहते हैं लिटिगेशन। और आर्बिट्रेशन क्या है? झगड़ा तो है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने वो आउट ऑफ कोर्ट क्या कर लिया, सेटल कर लिया। तो आर्बिट्रेशन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन है, नेचुरल है कोर्ट का। और लिटिगेशन क्या है? जब आप कोर्ट में चले गए। तो जब आप कोर्ट में चले गए, आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, जुडिशरी के हाथ में है। जैसे वो कहें जब बुलाएं जाना पड़ेगा, उनका अपना तरीका, आपकी कुछ नहीं चलेगी। तो आर्बिट्रेशन की ब्यूटी क्या है कि हम इसे जस्ट लाइक कोर्ट मान के चलते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही है दोनों पार्टीज की तरफ से। लेकिन वो सेटलमेंट करने के लिए एक नेचुरल सी बात ये भी है कि दोनों पार्टीज के बीच में एक क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो इसलिए अब हम चलते हैं सीधा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर। सो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट है तो आपको इसमें कलर किसका नजर आएगा वो समझ लीजिए। वो पहले से ही हमें नॉलेज होनी चाहिए कि क्योंकि एग्रीमेंट हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपने फाउंडेशन एंड इंटर दोनों लेवल पे पढ़ा हुआ है, तो उसका कलर यहाँ खींच के नजर आएगा। तो आर्बिट्रेशन जब एग्रीमेंट है, तो याद कीजिए हम कहते थे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा अगर सेक्शन 10 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे एसेंशियल्स, वही कॉम्पिटेंसी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो सेटिस्फाई हो जाएं। तो सबसे पहली बात आती है, आप सेटिस्फाई कीजिए एसेंशियल्स अंडर सेक्शन 10, किसके भाई? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। देन कोई भी एग्रीमेंट है, ये आपके लिए अच्छा होता है कि वो एग्रीमेंट किस में बने, राइटिंग में बने, एक डॉक्यूमेंट हो वो, क्योंकि वही कोर्ट में क्या हो पाएगा, इन्फोर्सेबल हो पाएगा। कोई भी चीज़ जो ऑरल होती है, होती तो वैलिड है, लेकिन आप उसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो आप राइटिंग में बनाइए, एक डॉक्यूमेंट बनाइए, तो ऑब्वियसली राइटिंग है तो नेचुरल है, उसमें क्या होंगे, साइन वगैरह सब कुछ होंगी, तो ऑथेंटिकेशन उसकी बेहतर हो जाती है। सो ये जो एग्रीमेंट आपने बनाया, ये डॉक्यूमेंट जो भी आपने बनाया, ये किस तरीके से बना सकते हैं? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। या तो क्या कीजिए, आपका एक मेन कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, उसके अंदर एक क्लॉज क्या है इंसर्ट कर दीजिए कि झगड़ा हो गया तो हम उसे आउट ऑफ कोर्ट क्या कर लेंगे, सेटल कर लेंगे। तो आपने क्या किया, अपने प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में, जिसे आप मेन कह सकते हैं, तो आपने प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज क्या कर दी, इंसर्ट कर दी कि हम उसे झगड़ों को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेंगे। या फिर आप क्या कीजिए, या फिर ऐसा कि भाई आप अलग से एक एग्रीमेंट बना लीजिए जिसे हम कहते हैं सबमिशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट नेचुरल आप कब बनाएंगे, डिस्प्यूट हो जाने के बाद, क्योंकि जब तक डिस्प्यूट नहीं हुआ था सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो आफ्टर डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट में जाओगे तो आपने एक एग्रीमेंट बना लिया कि भाई हम इसे आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेंगे, वरना मेन क्लोज में क्या कीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। इसमें खास बात ये भी आती है कि जब हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली वो ये वर्ड्स लिखे जाएं, एक अलग से एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट हो। ये चीज़ साबित हो सकती है दोनों पार्टीज में कोई चीज़ एक्सचेंज हुई है ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे पता चल जाए कि यस हमें आउट ऑफ कोर्ट ही चीज़ों को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो जैसे एक ने दूसरे को लेटर लिख दी, या ईमेल कह दो, इवन व्हाट्सएप भी चल सकता है, या इवन जो सेलर है जो इनवॉइस इशू कर रहा है उसके अंदर भी इस चीज़ का मेंशन आप कर सकते हैं कि हमें आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल करना है, जिसका मतलब है आउटस्टर, मतलब कोर्ट को बाहर रखा जाएगा, कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन।
देन आप इसमें एक चीज़ और ले सकते हैं जो एग्रीमेंट में है, वो यूं भी कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं आर्बिट्रेशन थ्रू रेफरेंस एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन थ्रू रेफरेंस एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है, दोनों पार्टीज ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए किस तरह से आर्बिट्रेशन करनी है, वो मिस्टर एक्स जो है, जो कि एक थर्ड पार्टी है, हम उसका एग्रीमेंट रेफर कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ, लंबा चौड़ा हमें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखना पड़ा, बस एक वर्ड लिख दिया, एक लाइन लिख दी, वी विल रेफर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिस्टर डैश टू सॉर्ट आउट आवर डिफरेंसेस थ्रू आर्बिट्रेशन। नाउ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में महत्वपूर्ण बात यह बनती है कि भाई झगड़ा होने की संभावना होनी बड़ी जरूरी है। तो दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट। अगर ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट बना के करोगे क्या। अच्छा, जो पॉसिबिलिटी है डिस्प्यूट की, वो या तो हो सकती है या भविष्य में, या तो है या भविष्य में हो सकती है, बट पॉसिबिलिटी होना बड़ा लाजमी है। देन लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अगर हम इसका प्रियम्बल जो मैंने कहा यूएन सिट्राल मॉडल देखते हैं यूनाइटेड कमीशंस का, तो उन्होंने इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कही कि ये आर्बिट्रेशन आप किस चीज़ की करोगे। उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया अपने प्रियम्बल में भी, डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, कि अगर आपका कोई लीगल रिलेशनशिप है तो झगड़ा होगा, आप उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट बना रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये चीज़ इन्होंने डिफाइन नहीं की, ना तो एक्ट में डिफाइंड है, ना ही यूनाइटेड नेशंस ने इसे डिफाइन किया है। हाँ, ये चीज़ कहा कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हाँ, बट एक चीज़ बताएगी, मे बी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मे बी बार्ड बाय स्टैच्यूट। स्टैच्यूट का मतलब है कोई भी लॉ के द्वारा कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स, ये एग्रीमेंट्स की बात हो रही है कि जिसको आर्बिट्रेशन से सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा, जिसके लिए मैं एक नॉर्मल सी कोड की पसंद करूंगा लिखना। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में क्या हो रहा था, टूर्नामेंट हो रहा था। तो एम से हमारे पास 2 पॉइंट है, दैट इज मैट्रिमोनियल सूट्स। तो मैट्रिमोनियल मीन्स समझ गए आप, शादी ब्याह से रिलेटेड झगड़े, विच इज़ वेरी नेचुरल, यू कैन अंडरस्टैंड, या समझ जाओगे भविष्य में। तो ये आर्बिट्रेशन से सॉर्ट आउट नहीं होंगे। और इसी एम में एक चीज़ और आती है, मोर्टगेज सूट्स। तो मोर्टगेज आप जानते हैं कि गिरवी रखी है इमूवेबल, तो उसके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा। देन सी से है, आप इसे क्रिमिनल एक्ट्स कह लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने मेरी सुपारी दे दी किसी को, स्वामी सर को टपका दो, और उसने नहीं टिपकाया और आपने कहा चलो इसे आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लें, तो सॉरी, उसके ऊपर आर्बिट्रेशन नहीं होगा, इलीगल है, उसके ऊपर आईपीसी इंडियन पिनल कोड लगेगा ही लगेगा। जी से आ गया गार्जियनशिप सूट्स, जिसका मतलब है एक बच्चा दो दो बाप, ये तो बड़ी समस्या होगी। तो ऐसे आर्बिट्रेशन से सॉर्ट आउट नहीं करेंगे कि भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेते हैं, कौन है इसका बाप, टॉस कर लेते हैं, डज नॉट मेक अ गुड सेंस। देन इज टेस्टामेंट्री इश्यूज, टेस्टामेंट्री एक्ट्स कह लीजिए या टेस्टामेंट्री सूट्स कह लीजिए। तो टेस्टामेंट्री क्या होता है, कोई भी आपने अगर कोई लीगल ड्राफ्टिंग की है, कोई कागज़ तैयार किया है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई पंगा है तो आउट ऑफ कोर्ट आप सेटल नहीं कर सकते। तो ये बताया गया है कि लॉ चाहे तो बता सकता है कुछ चीज़ें इस एक्ट से नहीं होंगी, तो उसकी मैंने बना दी आपके लिए एक आसान वे में कोड की। तो कहने का मतलब है दे आर बार्ड, मतलब एक स्टैच्यूट से बार्ड हो गए, जिसका मतलब है एसीए एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट एसीए नहीं लगेगा, ये याद रख लीजिए। देन तो ये होगी कुछ एग्रीमेंट की मोटी मोटी बातें। लेकिन अब समस्या क्या आती है, एग्रीमेंट तो हो गया, आउट ऑफ कोर्ट आपने क्या करना है, सेटलमेंट करनी है। तो भाई साहब ये सेटलमेंट कैसे होगी, तो बड़ा ज़रूरी है एक हम जज अपॉइंट करें, अपनी मर्जी से अपॉइंट करें। तो इस व्यक्ति को हम कहते हैं आर्बिट्रेटर, या आप इसे नाम दे सकते हैं आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, मीन्स कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो देखिए आर्बिट्रेशन के लिए ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कोई परमानेंट क्या हो, इंस्टीट्यूशन हो, आर्बिट्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर हम आर्बिट्रेशन की इवन डेफिनेशन भी देखें तो वो यही कहती है
कि आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन में मैं एक वर्ड आपको बता दूं, डेफिनेशन सारी सेक्शन 2 में होती है, कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्टर्ड बाय कोई परमानेंट, कोई इसका परमानेंट इंस्टीट्यूशन बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, इंस्टीट्यूशन और नॉट कुछ भी चलेगा। और ये जो जज आपने बनाया है आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 कहती है आर्बिट्रेटर अकेला भी हो सकता है और एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जिसे हम कहेंगे पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो बच्चों, आर्बिट्रेटर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है, दोनों पार्टीज आपस में मिलके उन्हें क्या करना है, इसे अपॉइंट करना है। तो क्योंकि एग्रीमेंट में ये भी एक एग्रीमेंट का बड़ा क्या हो गया, हिस्सा हो गया, तो इसलिए जब आप इसे अपॉइंट करेंगे तो हम इसे अपॉइंट कैसे करें, तो आप इसे अपॉइंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हम ले रहे हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो इसकी जो आपने अपॉइंटमेंट करनी है, ऑब्वियसली आप जॉइंटली मिलके कोई नाम क्या करें, नॉमिनेट कर दें, दोनों पार्टीज आपस में तय कर लें, एक आदमी पे एग्री कर लें, लेकिन हो सकता है आप एग्री ना कर पाएँ। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप यूं भी कर सकते हैं, ईच पार्टी, हर एक पार्टी टू अपॉइंट, एक एक आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट कर लीजिए और ये आर्बिट्रेटर आगे अपॉइंट कर लेंगे एक प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर, कि दोनों आर्बिट्रेटर, दोनों का एक हो गया, वो आगे एक तीसरा अपॉइंट कर लें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब आप अपॉइंट कर दीजिए। अब कोर्ट को जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो ये कोर्ट कौन सी होगी ये हमें देखना होगा। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 11 मैं कोट कर रहा हूँ, तो ये कोर्ट हो सकती है सुप्रीम कोर्ट भी या हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट होगी अगर आप का जो आर्बिट्रेशन का इशू है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो इसकी एक डेफिनेशन भी है और हमें करनी चाहिए उसे, तो उसके बारे में मैं बाद में लिखता हूँ। तो हाई कोर्ट अंडरस्टूड हो गया कि वो किसके लिए होगा, अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन इश्यूज हैं तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, वो आपको आर्बिट्रेटर कोई ना कोई दे देंगे। देन इसके बाद जब आपने अपॉइंटमेंट करनी है तो अपॉइंटमेंट का जो तरीका होगा, जो प्रोसीजर है, देखिए वो आप अपॉइंट कर लीजिए, क्योंकि एग्रीमेंट आप में ही हो रहा है, तो ये आपके ऊपर है। जितना मर्जी आप सिंपल प्रोसीजर फॉलो कर लें, जैसे हम कह देंगे टॉस ऑफ अ कॉइन, भाई चलो इसको रख लिया, कोई तामझाम नहीं की। और जितना मर्जी आप प्रोसीजर क्या बना लें, कॉम्प्लेक्स बना लें, वो आपके ऊपर है, आपने तय करना है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या आ जाती है कि जो आर्बिट्रेटर हैं वो कितने होंगे, उनका नंबर कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 10 कहता है कि भाई साहब आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्जी रखो, आप वो एक रखो या मोर देन वन रखो। तो दरअसल उसमें आपको देखना क्या है, एक या एक से ज़्यादा आप देखते हैं तो हर चीज़ का कुछ फ़ायदा या नुकसान होता है। तो हमें जो फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए वो ये देखना चाहिए हमारा पैसा कितना लग रहा है, तो ये देखना चाहिए। तो फैक्टर्स में क्या आ गया, आपको अपनी कॉस्ट देखनी है, आपको अपना टाइम देखना है, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डिस्कशन होगी, बट वो बेनिफिट भी है। तो आपने ये देखना है कि डेलीब्रेशंस मतलब जो डिस्कशंस हैं किस लेवल पे चाहिए, कितने हमें लोग एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होंगे तो अलग अलग फील्ड से आप क्या उठा सकते हैं, एक्सपर्ट उठा सकते हैं। तो हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान अपना चलता रहेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है हमें आर्बिट्रेटर में, जब हम अपॉइंट कर रहे हैं तो हमें देखनी होती है, पहली बात तो हमारी चॉइस होती है, फ्रीडम ऑफ पार्टीज़ है। तो लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें देखने को आती है वो यही है कि आर्बिट्रेटर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो एक इंडिपेंडेंट आदमी होना चाहिए। तो इसलिए हम अगले पॉइंट में उसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। सो गोइंग टू द एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में है भाई, ये इंसान एक न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड होना चाहिए। तो कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लें, न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम कह रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट।
लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो बड़ी बात ये आ जाएगी कि आप लोग अगर वो आदमी इम्पार्शियल नहीं है तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो बड़ी चीज़ है, ये आदमी अनबाइज्ड होना चाहिए, एंड दिस इज सेक्शन नंबर 18। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी में एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि भाई ये कौन से देश का हो, नेशनैलिटी। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी देश का ये हो, लेकिन नेशनैलिटी की बात क्यों हो रही है। दरअसल अगर इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब आर्बिट्रेशन की कोर्ट कहाँ लगेगी, तो ये डिपेंड करता है अगर हमारा इशू किससे डील कर रहा है, इंटरनेशनल, जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा था, कमर्शियल आर्बिट्रेशन, अगर ये इशू हो तो हमें सीट ऑफ आर्बिट्रेशन या नेशनैलिटी को देखना है। देन हम बार बार इस बंदे की एलिजिबिलिटी में कह रहे थे कि न्यूट्रल होना चाहिए, दिस एंड दैट। तो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी में पॉइंट निकल के आता है वो ये है, हम चाहते हैं ये जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ ये पूरा का पूरा हमें क्या दे, डिस्क्लोजर दे। किस चीज़ का, अगर कोई इसका इंटरेस्ट, कोई एसोसिएशन आपके साथ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं उस इंटरेस्ट से, पास्ट में रहा हो, प्रेजेंट में रहा हो, और इंटरेस्ट किसी भी रूप से हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, अदर हो सकता है, बिजनेस, प्रोफेशनल, कुछ भी है। वी वांट द डिस्क्लोजर। साथ में इंटरेस्ट चाहे इसका डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, किसी भी तरह से अगर कुछ है, ये प्रॉपर डिस्क्लोजर दे। वरना अगर ये डिस्क्लोजर नहीं देगा तो ये ग्राउंड ऑफ चैलेंज बन जाता है। अदरवाइज क्या करेंगे, जो पार्टीज़ हैं वो इसे चैलेंज कर देंगे कोर्ट में, क्योंकि हमने कहा था अनबाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हल्का सा जिक्र हम सेक्शन का कहें तो 12 वीक इन कोर्ट एंड 13 में हम देखेंगे ग्राउंड ऑफ चैलेंज भी आता है। तो एक यहाँ वर्ड आ गया था बार बार, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इसकी भी डेफिनेशन है बच्चों, नेचुरल है, डेफिनेशन आती है सेक्शन नंबर 2 के अंदर। तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए बड़ी ज़रूरत की जो बात है, मैं मेन मुद्दों पे पॉइंट बात करूं तो पहली बात, कोई डिस्प्यूट तो होगा, तभी आप आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हो। और ये डिस्प्यूट किस चीज़ का होगा, जो हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, आउट ऑफ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप। लेकिन एज आई टोल्ड यू, ये वर्ड कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन डेफिनेशन कहती है कोई भी लीगल रिलेशनशिप हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो, कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। अब पॉइंट ये है, व्हाट डू मीन बाय कमर्शियल। तो कमर्शियल का मतलब बताया गया है, भारत में किसी भी लॉ के मुताबिक कमर्शियल होना चाहिए, एज पर लॉ इन फोर्स इन इंडिया, किसी भी लॉ के मुताबिक वो कमर्शियल हो। जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, वेयर, जहाँ पे वन ऑफ द पार्टी, एक पार्टी जो है वो इंटरनेशनल के लिए ज़रूरी है, एक पार्टी बाहर की हो। देखिए, जब हम पार्टीज़ की बात करते हैं, पार्टीज़ देखिए इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टीज़ कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, पार्टीज़ कोई एसोसिएशन या जिसे आप कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकती है, पार्टी कोई बाहर की गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो बाहर की गवर्नमेंट हो तो इंटरनेशनल तो होगा ही होगा। इंडिविजुअल से रिलेटेड है, या तो वो नेशनल, राष्ट्रीयता कह लीजिए, या वो रेजिडेंट कहाँ हो, नेचुरल है वो रेजिडेंट हो भारत के बाहर, आउटसाइड इंडिया, जिसके लिए वर्ड मैं लिख रहा हूँ अब्रॉड। बॉडी कॉर्पोरेट में कहेंगे तो हम वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे कि वो बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो इनकॉर्पोरेटेड कहाँ हो, हिंदुस्तान के बाहर। एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनका मैनेजमेंट या कंट्रोल ऑफ बिजनेस कहाँ होना चाहिए, भारत के बाहर। तो हम इसे कह देते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बात कर रहे थे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की, और उसी के अंदर आर्बिट्रेटर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। तो आर्बिट्रेटर ने अब कार्रवाई अपनी करनी है, तो जब वो कार्रवाई करेगा तो हम ये कहेंगे उसके फंक्शंस कह लीजिए या उसकी ड्यूटीज़ कह लीजिए। तो ये आदमी किस तरह से कार्रवाई करेगा, दिस एंड दैट। तो हम इसके लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे हेडिंग बना रहा हूँ, इसकी ड्यूटीज़ कह लीजिए, और इसको आसान वे से हैंडल करने के लिए एक कोड की बना देता हूँ आपके लिए, पिक, कि भाई साहब फ़ोटो खींच रहे हैं। तो पी से क्या है, प्रोसीडिंग्स। तो जो इसकी कार्रवाई है
वो आर्बिट्रेटर की किस तरह से उसकी कार्रवाई रहेगी। तो कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो ये पार्टीज़ को पहले से ही डिसाइड करना है, क्योंकि हमने कहा था आपकी चॉइस है, फ्रीडम है। मेन चीज़ था कि आप क्या होने चाहिए, आप इम्पार्शियल होने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने सेक्शन 18 कोट किया था। देन जो भी कार्रवाई होगी उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी वो पूरे प्रॉपर मेंटेन करनी है, पार्टीज को भी करनी है, आर्बिट्रेटर को भी करनी है। देन आर्बिट्रेटर की विशेष ड्यूटी ये आती है कि वो कम्युनिकेट करे। क्या कम्युनिकेट करे, दोनों पार्टीज़ के साथ पूरी तरह से कम्युनिकेशन रखे। और किसी भी एक पार्टी ने कोई डॉक्यूमेंट अगर दिया है तो आपने उस डॉक्यूमेंट की कॉपी दूसरी पार्टी को देनी ही देनी है। देन आपने ये देखना है सारे के सारे लॉस का क्या हो जाए, कंप्लायंस हो। ये एज ए आर्बिट्रेटर आपकी ड्यूटी बनती है। और ड्यूटी को ही हम आगे बढ़ाएं तो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें निकल के आती है, आप लेंगे जी डिसीज़न, बिल्कुल लेंगे। और डिसीज़न को हम यहाँ शब्द डिसीज़न नहीं कहेंगे, हम इसे कहते हैं अवार्ड। आर्बिट्रेटर का क्या आएगा, निर्णय आएगा, उसे कहा जाता है अवार्ड। और अवार्ड की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं नेचुरल अंडर सेक्शन 2, तो ये कहता है इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड। इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी कह लीजिए, मीनवाइल कह लीजिए, टाइम बीइंग कह लीजिए, इंटरिम अवार्ड। तो जो डिसीज़न आप लेने जा रहे हैं, जो अवार्ड आप देने जा रहे हैं, वो आपने ध्यान देना है कि डिसीज़न जो है वो होना चाहिए आपका आफ्टर डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन कहें या आसान वर्ड ले सकते हैं डिस्कशन। क्यों डिस्कशन की बात हो रही है, क्योंकि मैंने कहा था आर्बिट्रेटर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अच्छे से डिस्कशन कीजिए, दोनों पार्टीज़ अपना केस प्लीड करेंगी, दोनों को कम्युनिकेट कीजिए, डॉक्यूमेंट उनके शेयर होने चाहिए आपस में। तो डिस्कशन के बाद ही आपका डिसीजन आना चाहिए। यहाँ सेक्शन 31 है। एज आई सेड बड़े कम सेक्शन इंस्टीट्यूट ने रेफ़र किए हैं, तो जितने किए हैं मैं आपके सामने उनका जिक्र करने जा रहा हूँ। दूसरी बात है, जो डिसीज़न होगा वो मेजॉरिटी डिसीज़न होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर हैं, जैसे हमने सेक्शन 10 में कहा, तो मेजॉरिटी से ही आपका डिसीज़न होना चाहिए। और ये कहता है सेक्शन नंबर 29, जिसके ऊपर 2-3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। देन डिसीज़न पे टाइम बड़ी बात है, तो आपका जो डिसीज़न है वो 12 महीने के अंदर अंदर, मोटा मोटा कहें तो 1 साल के अंदर आपका डिसीज़न आना चाहिए। ये कहता है सेक्शन नंबर 29A। क्योंकि आर्बिट्रेशन आउट ऑफ कोर्ट है तो कार्रवाई डिसीजन क्या होना चाहिए, स्पीडी, एक्सपेडाइट, फटाफट। जैसे ये फटाफट आपकी रिवीजन हो रही है कि भैया रिवीजन है, जिसका मतलब भी क्या होता है, बच्चे ने एक्ट पढ़ा हुआ है, फटाफट कैसे वो एक पेज में लिख ले या रिवाइज हो जाए। तो सेम वे 12 महीने का यहाँ टाइम है। नौ बच्चों, आर्बिट्रेटर हो गया जी अपॉइंट। अब क्या होगा, हम बात करें यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, टर्मिनेशन। किसकी टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब आप सारे जानते हैं, कैंसलेशन। तो यहाँ टर्मिनेशन में मैं 2 चीज़ों पे बात करूँगा। एक हम टर्मिनेशन बात करेंगे किसकी, एग्रीमेंट की। आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। वो कैसे कैंसिल हो जाएगा, या टर्मिनेशन किसका, आर्बिट्रेटर कहो, या आप वर्ड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, एज आई सेड। तो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट कैसे समाप्त हो सकता है, इसके लिए मैं एक सिंपल सी कोड की बनाता होता हूँ। मौत, डेथ, MOT, ये होगी बेटा मौत, और आगे पक्का डेथ है। तो देखिए M का मतलब क्या है, आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनता है म्यूचुअल नेगोशिएशन से। तो सेम वे आप क्या करें, म्यूचुअल कंसेंट से ही ये एग्रीमेंट ख़त्म भी कर सकते हैं। देन O से आपका एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया है खुद कानून ने, ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ने कहा भाई हम आपका एग्रीमेंट ख़त्म कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या हो सकती है, अगर हम इसकी वजह दें तो इसके लिए भी एक छोटी सी हम कोड की बना सकते हैं, IICA। तो एक शॉर्ट में मैं कहूँ तो I का मतलब क्या हो गया, भाई आप जो हैं इनकेपेबल पार्टीज़ हैं। तो इनकेपेबल लोग तो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोट किया था। I से आप हो गए हैं इंसॉल्वेंट, या आर्बिट्रेटर इंसॉल्वेंट हो गया। C से आप कॉन्विक्ट हो गए हैं किसी गुनाह में। देन A से
आप अपनी पोजीशन का क्या कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं। तो दरअसल ये सेम पॉइंट ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये चाहे सेम आप आर्बिट्रेटर मतलब कॉमन इस ढंग से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों जगह यूज़ कर लीजिए। टी से है टर्मिनेशन ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट, ये इस पॉइंट को बड़ा अच्छे से आपने समझना है। टर्मिनेशन ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट कहो या प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कह लो, तो क्योंकि हमने कहा था आर्बिट्रेशन की क्लॉज उसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है वो ये है, टर्मिनेट अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है वो स्टिल सर्वाइव कर जाएगा। वो क्यों कर जाएगा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सर्वाइव्स, उसकी वजह क्या है, हम इसको एक नाम देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, जिसका मतलब क्या है, अगर आर्बिट्रेशन की क्लॉज डाल रखी है मेन एग्रीमेंट में तो स्टिल चाहे एग्रीमेंट हो जाए ख़त्म, आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो जाए, लेकिन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि उसको अलग रूप से लिया जाएगा। डेथ से है, नेचुरल है किसकी, डेथ ऑफ पार्टीज, तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सर्वाइव्स। क्यों सर्वाइव हो जाएगा, क्योंकि आदमी की डेथ हो गई तो ये जो एग्रीमेंट है ये कंटिन्यू रहेगा किसके हाथ में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन है सिंपल, एक वर्ड में ख़त्म करूं, जिसको आपकी स्टेट जिसके पास जाएगी, डिवॉल्व्स जिसको मिलेगी, या कोई भी आदमी जो आपकी स्टेट में इंटरमेडल करता है, जिसे आप कह सकते हैं मैनेज कर रहा है, और वो आदमी भी मर जाए तो उसके लीगल जो आगे रिप्रेजेंटेटिव होंगे दे विल कंटिन्यू विद द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। नाउ गोइंग टू आर्बिट्रेटर, उसका टर्मिनेशन कैसे होगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक पॉइंट तो मैंने लिख ही दिया, ऑपरेशन ऑफ लॉ जिसे आप कहेंगे कंपलसरी। तो दरअसल आर्बिट्रेटर को यहाँ हमने एक राइट दिया कि भैया जब तुम्हारा दिल करे तुम छोड़ के जा सकते हो, जिसे हम कहेंगे रेजिग्नेशन। तो एक है ये चला गया वॉलंटरी, तो वॉलंटरी में भी दो बातें आती हैं, या तो ये कर गया जी रिज़ाइन, या हमने इसे क्या किया, दोनों पार्टीज़ ने अपॉइंट किया था, दोनों पार्टीज़ ने ही मिलके इसे क्या किया, निकाल दिया। तो अगर ये कर गया रिज़ाइन या क्या हुआ, रिमूव्ड, तो अगर रिज़ाइन कर गया तो वहाँ पे एक अच्छी बात ये आती है, क्या इसको कारण बताने पड़ेंगे, रीजंस नॉट रिक्वायर्ड, तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि ये कारण ही बता के जाए। तो एक वजह होगी वॉलेंट्री, दूसरी मैं पहले ही आपको बता गया कंपल्सरी, और कंपल्सरी का मतलब ही क्या है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो अभी मैंने आपको ये बताया कि भाई आप इनकेपेबल है, इंसॉल्वेंट है, इवन चाहे एक आई और डाल लीजिए, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, जिसका मतलब है पर्सनल इंटरेस्ट आपका प्रोसीडिंग्स में क्रिएट हो गया। तो सेम यही कोड की आई सी ए, वैसे तो आपको यही कहनी चाहिए अपने एग्जाम से पहले अगर आप ये रिवीजन कर रहे हैं तो। सो देयर आफ्टर जो कंपलसरी रिमूवल में है वो, उसमें एक ग्राउंड अगर हम और जैसे अलग से मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँ, क्योंकि हमने कहा था अगर आप बायस्ड हैं तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, तो अगर आप बायस हैं तो कंपलसरी है, तो कहने का मतलब है कोर्ट ने आपको क्या किया, निकाल दिया, क्योंकि चैलेंज हम बायसनेस के ग्राउंड पे कोर्ट में कर सकते हैं। तो इसके बाद क्योंकि वर्ड आ रहा था अवार्ड, तो चलिए हम थोड़ा अवार्ड के ऊपर और थोड़ा गहराई में देख लेते हैं। सो आर्बिट्रल अवार्ड, अगर आर्बिट्रल अवार्ड की हम बात करें तो बेटा ये 4 तरह के अवार्ड हो सकते हैं। एक शब्द हम पहले पढ़ाए थे, डैट इज़ इंटरिम, तो ये 4 तरह का है। तो सबसे पहला है इंटरिम अवार्ड, जिसका मतलब है फॉर द टाइम बिंग। तो दरअसल इंटरिम अवार्ड को शॉर्ट में कहें तो दो बातें हो सकती हैं, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है जब तक फाइनल कंक्लूजन ना आ जाए, या फिर इंटरिम अवार्ड कैसे हो सकता है, फाइनल एज टू अ इशू। देखिए कोई भी डिस्प्यूट में कई इश्यूज हो सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर इशू कोर्ट ने सेटल कर दिया है तो वो है तो इंटरिम, लेकिन वो उस इशू के ऊपर क्या बन गया, फाइनल बन गया। तो इसके बाद आ गया जी आपका फाइनल अवार्ड। तो फाइनल अवार्ड का मतलब क्या हो गया जी, कॉन्क्लूसिव ऑर्डर आ चुका है, और नेचुरल है पार्टीज़ के ऊपर क्या होगा, बाइंडिंग होगा। देन तीसरा आता है बच्चों इसके अंदर सेटलमेंट अवार्ड। तो नाम से ही पता चल रहा है दोनों पार्टीज़ आर्बिट्रेशन में तो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, प्राइवेटली बिना आर्बिट्रेटर के डिसीजन के ही सेटल कर लिया। तो आपने प्राइवेटली ही
चीज़ें मैनेज कर ली हैं। और सेटलमेंट अवार्ड के ऊपर आप सेक्शन कोट करना चाहें तो कोट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 30 टॉक्स अबाउट दिस। देन द फोर्थ अवार्ड कम्स इज, इसे हम कहते हैं एडिशनल अवार्ड। तो एडिशनल जो अवार्ड होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है एक्स्ट्रा अवार्ड। एक्स्ट्रा मतलब, तो एडिशनल अवार्ड जो आता है, एक तो ये समझ लीजिए ये आता है आफ्टर फाइनल अवार्ड। फाइनल अवार्ड के बाद क्यों आया? क्योंकि हो सकता है किसी ना किसी मैटर पे क्लैरिटी ना आई हो, तो इसलिए कोई मैटर जो था उसके ऊपर हमें क्लियर कट क्या चाहिए थी, कोई डायरेक्शन चाहिए थी कोर्ट की। जैसे कोर्ट ने कह दिया इतने पैसे दे दो, तो एग्जाम्पल हम कहें इतने पैसे दे दो, कोर्ट ने नहीं बताया ईएमआई से दो, कोर्ट ने टाइम का नहीं बताया, तो ऐसी चीज़ों पे कुछ इश्यूज हो जाएं तो वी कैन अगेन मूव टू आर्बिट्रेशन एंड द अवार्ड वी ऑब्टेन इज नेम्ड एज एडिशनल अवार्ड। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे चैलेंजिंग की। सो चैलेंजिंग ऑफ अवार्ड, तो मैंने कहा था उसके लिए मेन चीज़ तो आपकी एक ही है कि भाई बायसनेस के ग्राउंड पे डेफिनेटली आप उसे क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। तो जो चैलेंजिंग है वो किसके द्वारा हो रही है? नेचुरल है, पार्टी ही करेगी। और किसको करोगे आप चैलेंज? अगर देखिए आपका डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, और वरना आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है टाइम के ऊपर कि चैलेंज करने के लिए आपके पास समय कितना है। तो समय है आपके पास 3 महीने प्लस 30 डेज़ का आपको मिल सकता है एक्सटेंशन, और नेचुरल है ये एक्सटेंशन कौन देगा? कोर्ट देगी। तो कोर्ट में आपने चैलेंज किया है, अब कोर्ट का क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। तो कोर्ट के ऑर्डर में मैं हमेशा एक छोटी सी कोड की इस्तेमाल करता हूँ, CMC, जिसका मतलब है कोर्ट क्या कर सकती है? कैंसल, कन्फर्म, मॉडिफाई। कि जो आर्बिट्रेशन का ऑर्डर था आप पूरा कैंसिल कर सकते हैं। कन्फर्म मीन्स उसे एज इट इज़ रख सकते हैं, एम से उसे थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, और कैंसिल को हम ये भी कहते हैं सेट असाइड। लेकिन जब आपने चैलेंज किया है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आती है चैलेंज के ग्राउंड। तो ग्राउंड जो है कुछ तो साफ बताए गए हैं, जिसे हम कहते हैं कि सेक्शन उसमें लिखा है, और बाकी हम उसे कह सकते हैं अदर्स। तो सेक्शन वाइज अगर हम लेके चलें तो सबसे पहले 3 सेक्शन में बताया गया है, 13, 18 एंड 34। तो सेक्शन 13 में ग्राउंड बताया गया है पाइस वाला, 18 में है जो ओवर स्टेपिंग कर ली है, ओवर स्टेपिंग भाई किस चीज़ की? ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन। भाई किसने करी? बाय आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर ही अपनी औकात से बाहर चला गया, उसकी पावर नहीं थी, तो हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एंड 34 में है, 34 में या तो हमने कुछ स्पेसिफिक इशू हमने कोई रेज किया है, या हम इसे 34 में कहते हैं सियो मोटो। सियो मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन बाय द कोर्ट। तो ये 3 ग्राउंड 13 में, 18 में एंड 34 में क्लियरली सेक्शन वाइज दिए गए हैं, तो इसे हम एक्सप्रेस कह सकते हैं। और इसके अलावा भी अदर ग्राउंड्स हैं, तो जैसे हमने इसको नाम दे दिया कि एक्सप्रेसली बताए गए हैं कि आप इन ग्राउंड्स पे कोर्ट में जा सकते हैं, वरना तो आउट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि एग्रीमेंट ही क्या है, कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। अब अदर्स को याद रखने के लिए मैं एक हल्की सी कोड की आपको बना के दे रहा हूं, डेट इज सिप। तो ऐसे है सब्जेक्ट मैटर आउटसाइड परव्यू ऑफ दिस एक्ट। तो मैं ऊपर आपको एक कोड की बता के आया था, आउटसाइड परव्यू ऑफ ACA। तो कोड की मैंने आपको बताई थी, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में टूर्नामेंट, वही मैट्रिमोनियल वगैरह क्रिमिनल एक्ट्स वो आर्बिट्रेशन में जा ही नहीं सकते। आई से क्या हो गया, क्यों चैलेंज हो गया? वही सेम पॉइंट, इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो इनकैपेसिटी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। देन
इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो उसकी वजह क्या हो गई, तो मैंने आपको बताया था कि हमें सेक्शन 10 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेटिस्फाई करना है, तो शायद आपने वो सेटिस्फाई नहीं किया, मान लीजिए फ्री कंसेंट नहीं है। देन पी से पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया वायलेटेड। जो प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोसीडिंग्स का मतलब कार्रवाई किसकी, आर्बिट्रेटर की, वो सही नहीं है। तो एज आई सेड विद पी, प्रोसीडिंग्स जिसका मतलब है कार्रवाई किसकी, आर्बिट्रेटर की, आर्बिट्रेरी है, जिसका मतलब है वो जैसे कार्रवाई करनी चाहिए वैसे कर नहीं रहा है। तो सिर्फ पकड़ लीजिए, ऐसे आ गया सब्जेक्ट मैटर आउटसाइड है, आई से आप इनकेपेबल हैं, आई से इनवैलिड एग्रीमेंट है, पी से पब्लिक पॉलिसी इंडिया की वायलेशन हुआ उसका, एंड पी से ही जो प्रोसीडिंग्स है आर्बिट्रेटर की वो सही नहीं है। तो इसके साथ आके मैं ये कहूँगा आर्बिट्रेशन मोटा मोटा आपका समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमने एग्रीमेंट पढ़ा, हमने आर्बिट्रेटर के बारे में पढ़ा, और हमने यहाँ आकर के एक अवार्ड भी कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण चीज़ जो बचती थी वो था कॉन्सिलिएशन, क्योंकि दो हिस्से आ जाते हैं एक्ट में, और मैंने कहा था एक चीज़ और भी है, डैट इज़ मीडिएशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम कॉन्सिलेशन और मीडिएशन दोनों पढ़ेंगे, और दोनों को मैं एक थोड़ा कंपैरेटिव वे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ताकि वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्या लग सके, आसान लग सके। तो यहाँ मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, और एक कॉलम हम बेसिस का लेके चलेंगे। तो वन इज कॉन्सिलेशन, द अदर वन इज अदर ADR, alternative dispute resolution mechanism, that is versus mediation। तो बच्चों इसको पढ़ाने के लिए भी, आसान करने के लिए मैं एक कोड की का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले पॉइंट तो देखिए नेचुरल है, मुझे आपको क्या बताना है, इसका मीनिंग। तो कॉन्सिलिएशन क्या चीज़ है, बिल्कुल आर्बिट्रेशन की तरह ही है, बस इम्पैक्ट क्या है इसमें, इम्पैक्ट ये है कि हमें जो इश्यूज सॉल्व करने हैं, सॉल्विंग इश्यूज थ्रू डायलॉग, बातचीत से सुलझाने हैं, थ्रू सजेशंस। सजेशंस कौन दे सकता है, क्योंकि दोनों पार्टीज की समस्याएं हैं तो वो सजेशंस दे, या यहाँ पे जो जज होगा उसको हम नाम देते हैं कॉन्सिलिएटर। तो ये लोग बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट करें, ये बेटर है, किसी से बेटर है देन आर्बिट्रेशन। भाई उससे बेटर क्यों है, क्योंकि इसमें थोड़ी कड़वाहट कम है। क्योंकि याद कीजिए मैंने कहा था आर्बिट्रेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन था वो तो कोर्ट का, तो कोर्ट नहीं गए, बट कार्रवाई तो लगभग वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। तो कहने का मतलब है एज रीज़न क्या आ गया, एज आर्बिट्रेशन जो है वो सब्स्टिट्यूट है, ऑफ कोर्ट है। ए आर्बिट्रेशन क्या है, एडवर्सरियल, जिसका मतलब है एक एडवर्सिटी की भावना है, एक दुश्मनी की भावना है। क्यों, क्योंकि एक जीतेगा और एक हारेगा। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, विन लॉस मेंटालिटी वाली बात कह लीजिए वो है। तो आर्बिट्रेशन एक बिटरनेस क्रिएट करता है, या जैसे आप कहते हैं डिसहार्मनी, भाईचारे वाली बात नहीं रहती है। जबकि कॉन्सिलेशन ये कहता है कि भैया जैसे पड़ोसी हैं, बदल तो सकते नहीं है, तो सुलझा लीजिए और बातचीत से बात बनती है। नाउ गोइंग टू मीडिएशन, मीडिएशन क्या है, देखिए मीडिएशन कौन करेगा, कोई एक बीच में आदमी इंटरमेडल करेगा। इंटरमेडल का मतलब हो गया कोई बीच में कोई आ रहा है, उस आदमी को हम क्या कहेंगे, मीडिएटर कहेंगे। और दोनों में फ़र्क क्या है फिर,
इस वर्ड से तो पता नहीं चला कि कॉन्सिलेशन में जो कॉन्सिलेटर है वो भी तो क्या कर रहा है, सॉर्ट आउट ही कर रहा है। तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस? तो यहाँ एज आई सेड मैं कोड की से चलूँगा और मेरी तरफ से कोड की है फ्री बैट्स, मतलब बैटिंग करो बिल्कुल फ्री स्टाइल हो गए बिना टेंशन लिए। तो मैं एफ से यहाँ पॉइंट बना रहा हूँ। फंक्शन, किसका फंक्शन? तो यहाँ मैं कह रहा हूँ फंक्शन ऑफ कॉन्सिलेटर, यहाँ फंक्शन ऑफ मीडिएटर। तो कॉन्सिलेशन में जो कॉन्सिलेटर है उसका जो फंक्शन है काफ़ी बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसका जो रोल है वो बड़ा प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ के। एक आदमी है सिडेट रहता है, जिसका मतलब है पीछे थोड़ा रहता है। तो मेडिएटर में ना वो थोड़ा फैसिलिटेटर के रूप में है। फैसिलिटेटर मतलब आप दो लोगों में झगड़ा है, भाई साहब आप बात करो, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी हेल्प करने की, जैसे दोनों को बुलवा दिया, बात आप ही कर रहे हो। लेकिन कॉन्सिलेशन में जो कॉन्सिलेटर है वो बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है। डैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो फैसिलिटेटर होने के साथ साथ वो इवैल्यूएटर भी है, चीज़ों को देख भी रहा है, वो साथ में इंटरवेनर, जहां उसे लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो इंटरवीन भी कर रहा है, मतलब आगे बढ़ के कर रहा है। और हमने बड़ा क्लियर कहा था ये आदमी अपनी तरफ से प्रॉपर सजेशंस दे रहा है, ऐसे करो वैसा करो, राइट। जैसे सेक्शन 67 सब सेक्शन 4 में इसका राइट है कि ही कैन गिव द सजेशंस। वैसे मैंने ऊपर लिखा था पार्टीज भी दे रही हैं। तो फ्री में अगला पॉइंट हम आर से ले रहे हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट, रिजल्ट। तो देखिए रिजल्ट जो आता है कॉन्सिलेशन में, हम उसे एक नाम देते हैं, हम उसे कहते हैं जी सेटलमेंट एग्रीमेंट, सेटलमेंट एग्रीमेंट। और यहाँ पे मेडिएशन में भी जो रिजल्ट होगा वो कोई एग्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन हम उसको नाम क्या नहीं दे रहे हैं, सेटलमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट एज आई सेड ई से हम इसे लिखेंगे, फ्री नाम से मैंने कहा था। तो ई से हम पॉइंट बना रहे हैं आपका इनफोर्सिएबिलिटी। इनफोर्सेबिलिटी, क्या दोनों इनफोर्सेबल हैं? देखिए ऑब्वियसली है, इनफोर्सेबल तो दोनों के दोनों ही हैं, लेकिन हमें मेन जो देखना है किस तरह से इनफोर्सेबल होंगे, वो आगे कोड की में बढ़ते हैं तो बात समझ में आएगी। तो आगे कोड की आती है बैट्स, तो उसमें मैं वर्ड ले रहा हूँ ब्रीच, ए से एक्ट, टी से ट्रस्ट एंड एस से स्कोप। तो मेन चीज़ क्या है, पहले मैं एक्ट वाला पॉइंट ले रहा हूँ। कॉन्सिलेशन के ऊपर हमारा ये एक्ट सीधा सीधा लग रहा है, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेडिएशन की, तो ये आता है सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908, एग्जैक्टली अगर कहें सिविल प्रोसीजर कोड की कार्रवाई होगी। और अगर ब्रीच होती है, ब्रीच वाले पॉइंट पे चलते हैं, सेटलमेंट एग्रीमेंट था, आपने उसको क्या किया, ब्रीच कर दिया, तो ब्रीच के ऊपर कुछ रेमेडीज तो होंगी। तो ये रेमेडीज कहाँ दी गई हैं, ये ऑब्वियसली इस एक्ट में बताई गई हैं कि इस तरह से इसकी इन्फोर्सेबिलिटी होगी। लेकिन मेडिएशन तो एक नॉर्मल एग्रीमेंट है, नॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ा करते थे कि ब्रीच पे बेसिकली क्या मिलते होते हैं भाई, डैमेजेस वगैरह, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली धाराएं यहाँ पे लग जाएंगी। ट्रस्ट की बात करें तो हमने बड़ा क्लियर कहा था आर्बिट्रेशन में भी भाई कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ पे इस एक्ट में बताया गया है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बड़ी सी स्ट्रिक्ट है, आपको फॉलो करना होगा, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ओवर है, नो डाउट। मेडिएशन में भी कॉन्फिडेंशियलिटी जो ट्रस्ट है वो तो है ही है, लेकिन इस तरह से कोई एग्जैक्टली नहीं बताया गया। लेकिन कॉन्सिलेशन में क्लियरली कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब स्कोप की बात करें तो ये वाइडर है, ये नैरो है। ये वाइडर क्यों है? दरअसल एक केस आया जिसका मैं जिक्र अभी नीचे भी करूँगा, सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन का एक केस है, तो जिसके बारे में अभी मैं आपसे जिक्र करने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सिलेशन के बारे में हल्की सी मेन चीज़ें और थोड़ी सी बता दूँ, तो ये है कॉन्सिलेशन में, चलिए या तो ऊपर ही मैं फिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने कहा था कॉन्सिलेटर होते हैं,
ये कॉन्सिलेटर जो होता है ये सेक्शन 63 में बताए गए हैं। ये कॉन्सिलेटर हो सकते हैं 1 से लेके 3 तक इन नंबर, 1 2 3। जैसे आर्बिट्रेशन में फ्री स्टाइल था, यहाँ मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम होगा 3। और जब आपने ये आर्बिट्रेशन का नेचुरल है, अगेन ये एग्रीमेंट तो है ही। देखिए, तो जब आप ये एग्रीमेंट करते हैं तो और फिर कार्रवाई में जाते हैं, जैसे एग्रीमेंट था, सेटलमेंट एग्रीमेंट भी आया, तो इसके लिए जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बिल्कुल किस तरह की प्रोसीडिंग्स रहेंगी, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम कहाँ पढ़ के आए थे, आर्बिट्रेशन में। सेम जैसे आर्बिट्रेशन में थी उस तरह की प्रोसीडिंग्स हैं। आपने कॉन्सिलेटर क्या किया, आपने कॉन्सिलेटर अपॉइंट किया, और अपॉइंट भी आप जो करेंगे, यहीं पे अगर सेक्शन लिख दूं तो 64 कहता है बिल्कुल इसकी अपॉइंटमेंट जिस तरह से आर्बिट्रेटर था आर्बिट्रेशन में, वही ज्वाइंटली कर लीजिए, या आप कोर्ट वगैरह में भी जा सकते हैं, या दोनों एक एक कर लीजिए, या यूं भी हो सकता है किसी अनरिलेटेड पर्सन को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन को भी, जैसे आईसीआई के प्रेसिडेंट को भी कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट की कहीं पे बात करी थी, ये रहा ये वाला पॉइंट। तो इसी में आप किसी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को भी कह सकते हैं कि हमारा आर्बिट्रेशन करवा दीजिए, जैसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कॉन्सिलेशन फिकी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफ इंडिया, तो इस तरह से किसी को भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस ढंग से लिखते हुए 3 सेक्शन आपके कोट कर दिए हैं, और बिल्कुल जैसे हम आर्बिट्रेशन में कहते थे कि कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पे भी बार है, मतलब कॉन्सिलेशन में भी एक वर्ड और मैं अलग से लिख दूँ, आप नॉर्मल कोर्ट में नहीं जा सकते, बार ऑन कोर्ट है, कोर्ट जुरिस्डिक्शन आप नहीं फॉलो कर सकते, और ये कहता है सेक्शन नंबर 77। तो विद दिस कॉन्सिलेशन मेडिएशन भी समाप्त हुआ मेरी तरफ से बच्चों। अब मैं अपने आखिरी हिस्से में चलता हूँ, जिसको मैं एक नाम दूंगा यहाँ पे, कि ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद केस स्टडीज, कि इस एक्ट में हमें काफ़ी केसेस का नाम बताया गया है, तो इसलिए मैं अलग से इसको आपको लिखवाना चाहता था। आर्बिट्रेशन पे भी केसेस बताए गए हैं एंड कॉन्सिलेशन पे भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी हम कॉन्सिलेशन की बात कर रहे थे, सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सिलेशन के ऊपर केस। तो कॉन्सिलेशन पे यहाँ पे इन्होंने 3 केसेस का जिक्र किया है। तो जो पहला केस आता है उसका नाम है आपका, कि जब हम कह रहे थे कि कॉन्सिलेशन का जो आपने एग्रीमेंट बनाना है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बाहर है, आपका एग्रीमेंट है तो फ्री कंसेंट है, तो वॉलेंटरली आप ये एक एग्रीमेंट बनाते हैं। तो ये कॉन्सिलेशन क्या है, एक वॉलेंटरी आपका एग्रीमेंट है, पार्टीज़ को ही ये डिसाइड करना है, और ये चीज़ हेल्ड की गई थी कि इसका नाम आता है एफकंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस ग्रुप चिमीक, थोड़ा भाई नाम ऐसे ही हैं, ग्रुप चिमीक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, कि ये वॉलेंट्री एग्रीमेंट आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं। देन जैसे हम कह रहे थे आर्बिट्रेशन में भी एग्रीमेंट तो है, लेकिन ज़रूरी था साइन होना, तो यहाँ पे भी है कि जब सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा तो कॉन्सिलेटर का यहाँ साइन होना ज़रूरी है। तो आर्बिट्रेशन में भी अगर हम बात करें तो हम यही कहते हैं कि भाई आर्बिट्रेशन में आप ध्यान रखें साइन होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। या तो देखिए ये आर्बिट्रेशन अवार्ड हमने लिखा था, इसी के ऊपर मैं चाहे 2 लाइनें यहाँ ऐड ऑन कर देता हूँ, आप कहीं पे भी लिख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आर्बिट्रेशन जब अवार्ड आ रहा है तो उसकी इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि डिसीज़न है तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह हैं, तो इसलिए मैंने कोड की बनाई है मिसेस, और मिसेस कौन, मेरी वाइफ, तो डब्ल्यू से वाइफ आ गई। तो एम से जो है पॉइंट हम बना रहे हैं
कि डिसीजन जो आर्बिट्रेशन में रहता है वो मेजॉरिटी से रहता है। मैंने सेक्शन भी कोट किया था 29। आर से क्या हो गया, आपको रीजंस देने ज़रूरी होते हैं, क्या कारण है कि ये डिसीजन आप दे रहे हो। और एस से है नेचुरल है, आर्बिट्रेटर को साइन करना ज़रूरी है। और डब्ल्यू से है क्योंकि अवार्ड आ रहा है तो वो राइटिंग में होना चाहिए। तो इससे हमारी ये केस आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि साइन होना चाहिए किसका, कॉन्सिलेटर का, क्योंकि हम कॉन्सिलेशन में कह रहे थे सब कुछ आर्बिट्रेशन की तरह ही है, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। तो साइन बाय कॉन्सिलेटर ज़रूरी है। और ये चीज़ हेल्ड की गई थी इन दिस पर्टिकुलर केस, मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड, मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड वर्सेस स्वडाला बार्माक कहें या बार्मैक कहें लिमिटेड। इसमें लास्ट केस जो मैंने ऊपर भी कोट किया था सालेम एडवोकेट वाला, तो हमने ये पढ़ा था कॉन्सिलेशन क्या है। कॉन्सिलेशन एक वाइडर टर्म है, किस चीज़ से, मेडिएशन से। तो वाइडर टर्म है, दिस वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। और ये केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी वजह एक और भी है, कोट करूँगा मैं। सालेम एक जगह का नाम है, एडवोकेट बार एसोसिएशन जो कि जगह आती है तमिलनाडु में, वर्सेस UOI स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार। अच्छा, इस केस में एक चीज़ और थी, वन मोर इशू इन केस, वो ये कहा गया, इस केस में बड़ी ज़बरदस्त बात की गई कि हमें आर्बिट्रेशन को क्या करना है, इनकरेज करना है। लोगों को ये कहना है आप कोर्ट में मत जाओ, क्योंकि कोर्ट में ना तो जजेस हैं ना सुनवाई होती है। तो इस चीज़ को भी इसमें बड़ा अच्छे से कहा गया। देन हम चलते हैं, कुछ केसेस लेते हैं आर्बिट्रेशन के ऊपर। तो अभी आपने लास्ट जो केस देखा वो एक तरह से आर्बिट्रेशन पे भी था। तो आर्बिट्रेशन पे हम केसेस लें तो एक केस आता है जी आपका ए के बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में ये कहा गया, देखिए क्योंकि हमने इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात की थी, बाहर की कंपनीज इंडिया में काम करती हैं, झगड़े वो भी होते हैं, तो ऑब्वियसली बाहर की कंपनी आर्बिट्रेशन के लिए अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, बाहर का वकील लाएंगी। तो इस केस में कहा गया फॉरेन लॉयर्स कांट बी डिबार्ड, क्योंकि भारतीय वकीलों ने कहा कि हम बाहर के वकीलों को इंडिया में नहीं आने देंगे क्योंकि हमारा धंधा चौपट होता है। तो कोर्ट ने कहा सॉरी, ऐसे थोड़े होगा, फिर तो बाकी कंपनियां इंडिया में आएंगी नहीं काम करने, तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। देयर आफ्टर दिस इज मैंने एक ग्रुप चिमिक वाला ये बता दिया था, साइन बाय कॉन्सिलेटर। ओके, तो ये पॉइंट शायद मैंने पहले भी जिक्र कर दिया हो, मे बी ये था आर्बिट्रेशन आप कर सकते हैं थ्रू रेफरेंस। तो ये पॉइंट हाँ मैंने लिख के दिया था आपको कि हम अपने एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि जो भी कोई आर्बिट्रेशन करनी होगी हम किसी तीसरे का जो डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है, उसको रेफ़र कर लेंगे। तो ये चीज़ एक केस से आई थी जिसका नाम है ग्रुप, शायद मैंने कोट भी किया हो, ग्रुप चिमीक। ओके, दैट इज डन। एक हल्का सा यहाँ करेक्शन कीजिए कि इन दोनों का नाम शॉर्ट में मैंने एक जैसा ले लिया। ग्रुप चिमीक इधर है, यहाँ पे भी ये सी से ही था, डेट इज CV चेरियन, ये थोड़ा नाम चेरियन वार्के, यस CV चेरियन वार्के, ये हल्का सा करेक्शन कीजिएगा। तो यहाँ ये यहाँ केस का नाम है कि आर्बिट्रेशन थ्रू रेफरेंस, ग्रुप चिमीक। टूनिशियन, अजीब सा नाम है, SA लंबा चौड़ा, वर्सेस साउदर्न फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो इस केस में कहा गया था आप आर्बिट्रेशन थ्रू रेफरेंस कर सकते हैं। देन जब हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की,
तो आप जितने मर्जी रखिए, लेकिन आप वो नंबर क्या रखना चाहेंगे, ओड नंबर रखना चाहेंगे, 1 3 5। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कैन बी इवन, आप इवन नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था एक को आप कास्टिंग वोट दे दें। कास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा आप क्या करें, वोट दे दें। तो ये केस था, आसान नाम याद रखें तो एनपी लोहिया वर्सेस एनके लोहिया, असल में नाम था नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया। देन स्टूडेंट्स वी आर टू द लास्ट, कह लीजिए सिचुएशन, इंपॉर्टेंट है। ये है जुडिशियल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। तो एक कोर्ट केस आया जिसने कहा जुडिशियल अथॉरिटी मीन्स एंड इंक्लूड्स, कि हम जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर कोर्ट तो लेंगे ही लेंगे, और साथ में इंक्लूड्स में उन्होंने कहा कोई भी जो ट्राइब्यूनल है वो भी जुडिशियल अथॉरिटी है, या क्वासी जुडिशियल बॉडी, जैसे एग्जाम्पल लिखना हो लिख लीजिए आरबीआई, सेबी, तो वो भी जुडिशियल अथॉरिटी है। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ एसबीपी वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग, एसबीपी वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कोर्ट, तो कोर्ट के ऊपर एक हल्का सा नॉलेज हमें लेना और ज़रूरी हो जाता है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट सम प्लेस, यस आई हैव हेयर। तो कोर्ट की एक डेफिनेशन आती है 2(1)E के अंदर, और कोर्ट की डेफिनेशन में दो बातें हैं, एक है प्रायर टू अमेंडमेंट, एक है पोस्ट अमेंडमेंट, जब अमेंडमेंट हो गई 2015 में। तो प्रायर टू अमेंडमेंट कि भाई कोर्ट क्या होगा, तो प्रायर टू अमेंडमेंट दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट हेल्ड इन द केस ऑफ फाउंटेन हेड डेवलपर्स, फाउंटेन हेड डेवलपर्स, तो ये एक केस रह गया था, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं थी, वर्सेस मारिया ए सकेरिया। और पोस्ट अमेंडमेंट के बाद कहा गया कि भाई हाई कोर्ट होगा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए, और नेचुरल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया आपका डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के लिए। तो विद दिस बच्चों सारी की सारी केस स्टडीज़, तो आप चाहे जहाँ केस स्टडी ये लिखा है इसको भी यहाँ ले सकते हैं। तो केस स्टडीज़ भी मैंने एक जगह पे आपके लिए सारी की सारी जितनी भी आपके स्टडी मैट में है मेंशन कर दी। सारे सेक्शंस नहीं बताए गए थे, लेकिन जितने उन्होंने अपने स्टडी मैट में लिखे लगभग ऑलमोस्ट 99% आई ट्राई टू कवर्ड, एंड आई डिड सेड कि आई विल कंप्लीट द रिविजन ऑफ एंटायर एक्ट, जो कि मुझे बड़ा पसंद है कि एक पेज में क्या मैं उसे लिख सकता हूँ। यू कैन सी, यू कैन हैव अ लुक कि मैंने मेरी तरफ से एक पेज के अंदर एग्जैक्टली रजिस्टर का एक पेज A4 साइज आई हैव डन दैट। होप सो आपको इससे एक अच्छी यूटिलिटी मिले। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू।